नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 के सामान्य ज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र में प्रैक्टिस सेट ये 3 है। इससे पहले 2 सेट सॉल्व किया जा चुका है। आज ये तीसरा सेट है। अनिवार्य प्रश्न पत्र है जो सभी के लिए 30 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो गुणात्मक शोधों के प्रतिमान में ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभाविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता को माना जा सकता है। तो यहाँ जो गुणात्मक शोधों के प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभाविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता देखी जाती है। इसी शोध का उद्देश्य है मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारकों को गहराई से समझना। गुणात्मक विधि में क्यों, कहाँ, कब के साथ साथ क्यों और कैसे को भी खोजा जाता है। गुणात्मक शोध में आमतौर पर अभिकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं या विकल्प खुले रहते हैं, जिससे यह लचीला प्रतीत होता है तथा चयन में स्वतंत्रता दृष्टिगोचर होता है। तो क्यों, कब और कहाँ के साथ साथ क्यों और कैसे भी खोजा जाता है गुणात्मक शोध के प्रतिमान में। तो ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर नीति प्रवचन, निर्णयपरक होना और संतावना प्रदायी टिप्पणियाँ, यानी क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए राइट है। संप्रेषण तब प्रभावी होता है जब संप्रेषण तथा ग्रहणकर्ता के बीच सकारात्मक संदेश अंतर्ग्रहण होता है। जब संप्रेषण के मार्ग में बाधा आती है तब संप्रेषण प्रभावी नहीं रह जाता। जैसे किसी विद्यालय के पास लाउड स्पीकर की तेज आवाज़ कक्षा में संप्रेषण को क्या करेगा, निष्प्रभावी बना देगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा कथन बहुविकल्प प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है गेट कीपिंग। गेट कीपिंग कहा जाता है आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना और विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को गेट कीपिंग कहा जाता है। गेट कीपिंग का सिद्धांत जर्मन मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन ने दिया है। कुर्ट लेविन नामक वैज्ञानिक ने दिया है, जर्मन के थे, इन्होंने ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेब पेज के निर्माण हेतु तो निम्नलिखित में से किसी उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है HTML। HTML का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो वेब पेज के निर्माण के लिए ही किया जाता है। HTML एक मार्क ऑफ लैंग्वेज है जिसका विकास वेब पेज बनाने हेतु किया जाता है। HTML का पूरा नाम जो होता है इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या फिर पेज बनाने हेतु टैग्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर टैग्स का प्रयोग करते हैं पेज बनाने के लिए। जबकि HTTP की अगर बात करें, इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका उपयोग वेब पर डाटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। जबकि अगर बात करें URL का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या किसी वेबसाइट का अद्वितीय नाम है जिससे उसे इंटरनेट पर जाना जाता है। और उसके बाद FTP की अगर बात करें तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को 2 प्रयोग होते हैं कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफ़र के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPG का उपयोग किसे कॉन्फ्रेंस करने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, इमेज को कॉन्फ्रेंस करने के लिए किया जाता है। तो ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप JPG का उपयोग डिजिटल इमेज को कॉन्फ्रेंस के लिए किया जाता है। वर्ष 1992 में अपनी शुरुआत के साथ ही JPG विश्व भर में इमेज कंप्रेशन हेतु सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला मानक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूचना प्रौद्योगिकी IT का वह उपयोग जिसे समाज की आवश्यकता पूरी करने हेतु सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए जाना जाता है, क्या कहलाता है। तो ई शासन कहलाता है, यानी ऑप्शन सी। अभी शासन क्या होता है, तो सरकारी सेवाएं प्रदान करने वाली
और जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है उसी को ई शासन कहते हैं। ई शासन से सरकार की क्षमता में सुधार होता है। ई शासन के जो है प्रमुख मॉडल भी हैं, जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी G2C, गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, और इसके बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी G2G, और गवर्नमेंट टू अप्लाई G2E। तो ई शासन क्या है? जो सरकार की क्षमता में सुधार करता है, सरकारी सेवाओं प्रदान हेतु सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग होता है उसी को ई शासन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन है? क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, गूगल सर्च इंजन है। सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर मौजूद डाटा के मध्य उपयोगकर्ता की उपयुक्त कीवर्ड्स के प्रयोग द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है। सर्च इंजन में आते हैं गूगल, गूगल के बाद आता है बिंग, बिंग के बाद याहू। ये सब सर्च इंजन है। गूगल दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाला सर्च इंजन है। और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया है सी ऑप्शन पे, ये क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स ये वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं, वेब ब्राउज़र के, ना कि सर्च इंजन के। फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्टूबर 2020 में संपन्न शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियन में किस भारतीय महिला निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पर अक्टूबर 2009, तो यहाँ सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इला वेनिल वलारिवन ने जीता है। ये भारतीय महिला हैं जिन्होंने 18 अक्टूबर 2020 को शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियन 2020 में जो संपन्न हुआ, ये प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित हुआ था। भारतीय महिला निशानेबाज इला वेनिल वलारिन ने इसमें स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ने किया था। 60 प्रतियोगिता में 6 देश थे, भारत, बांग्लादेश, कोरिया, भूटान, इंडोनेशिया और जापान के निशानेबाजों ने भाग लिया। पुरुष स्पर्धा में जापान के नयोया ओकाडा स्कोर 630.9 ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय निशानेबाज साहू तुषार का जो स्कोर था 623, इन्होंने रजत जीता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? तो 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक था लिटिल कमेंट्री, जो कि कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वाराहमिहिर ने भी इसने लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो 10 का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोपरनिकस ने बताया था। इनसे पहले ही वाराहमिहिर ने बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। क्वेश्चन नंबर 11, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। नीलांग घाटी जो कि उत्तरकाशी जिला में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा देखिए किसके किसके साथ लगती है? तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ स्पर्श नहीं करती है यहाँ पर। और छत्तीसगढ़ का जो सीमा है वो भारत के 7 राज्यों से लगती है। नंबर 1 झारखंड से लगेगा, उत्तर प्रदेश से लगेगा, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से लगेगा। तो ये छत्तीसगढ़ हो गया। किससे किससे लगेगा यहाँ पर? पहले झारखंड से लगेगा, फिर यूपी से लगेगा, झारखंड यूपी के बाद एमपी से भी लगेगा, और एमपी के बाद जब बात करेंगे महाराष्ट्र से लगेगा, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना से भी लगेगा इसका सीमा, और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा से लगेगा, लेकिन बिहार से इसका सीमा नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अक्टूबर 2020 में किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजम पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 का सी, डॉक्टर साई एवरा को किया गया है। तो अक्टूबर 2020 को कुंभकोणम स्थित शास्त्र
डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2020 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजम पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार जो है प्रिस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम यानी इजराइल के डॉक्टर साई एव्रा को प्रदान किया जाएगा। ये इजराइल के हैं। पारिस्थितिक नीचे आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रीनेल ने किया है प्रतिपादन। नीचे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ ग्रीनेल ने कब किया था? 1917 में इन्होंने सूक्ष्म आवास कहा था इसी को। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आवासीय विनाश है मुख्य कारण, बढ़ते औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 16, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पर तापीय ऊर्जा मुख्य स्रोत है छत्तीसगढ़ के ऊर्जा का, क्योंकि यहाँ पर कोरबा थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में तापीय ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 17, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किससे हुआ है? तो 17 का राइट ऑप्शन भी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। यानी संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो इसीलिए इससे हटकर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर गैर संवैधानिक पद माना जाता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थी। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, राज्य परिषद के द्वारा। राज्य परिषद का मतलब है राज्यसभा ही होगा। उप प्रधानमंत्री के बाद जहाँ संविधान में इस पद का उल्लेख नहीं है, वहीं उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। तो संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा जिसे राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं के प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा भी सहमत हो। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाता है जब तक संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व उन्हें न दे दी गई हो। तो 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना होगा, तो राज्य पर सभा ही हटा सकता है। भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद 63 है, यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 89 यह उपबंध करता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अन्य कोई पद धारण नहीं करेगा। तो ये हटाने के लिए क्या करना है? 67 ख, जबकि 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो 19 का राइट ऑप्शन वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, अर्थात ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते हैं अनुच्छेद 37 के अनुसार। नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान जो किया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, भाग कितना है? 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में है। निम्न संविधान संशोधन में से किसी एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना दिया गया है? 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से कौन जुड़े हुए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी जुड़े हुए थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। पार्टी का गठन कौन किया था? गंगा सरल सिंह किए थे, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, ये 3 लोगों ने मिलकर किया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी। कौन कौन? गंगा सरल सिंह जी थे, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र थे। निम्नलिखित में किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक जो सम्मेलन चला, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा इसमें देखिए कौन कौन थे महात्मा गांधी के अलावा। अगर देखें तो महात्मा गांधी तो थे ही, सरोजिनी नायडू भी थी और मदन मोहन मालवीय भी थे। इन लोगों ने हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, एनी बेसेंट भी भाग लिए थे, लेकिन इनका नाम दिया नहीं इसमें। इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी के साथ उनके सचिव जो थे महादेव देसाई भी थे, प्यारेलाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे, लेकिन मौलाना आज़ाद जी नहीं थे।
22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? क्वेश्चन नंबर 23 का भी ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। जब महात्मा गांधी जी विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनकी सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24, राइट ऑप्शन सी, एक देववाद पर ही आधारित है ब्रह्मा समाज। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की नींव डाली थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का खंडन, और ब्रह्मा समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर भी बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए है राइट, इसमें लाल रंग का हुआ था। तो पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था प्रारंभिक हड़प्पा काल में। परिपक्व हड़प्पा काल के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया गया था। डिजाइन के आधार पर इन पर दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृत भांड। मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का ग्रहण कर लेता था। इन्हीं मृत भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 26, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक काल से स्थल से संबंधित है? तो कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में संगन कल्लू नामक नवपाषाणिक स्थल से राख का टीला प्राप्त हुआ था। यानी 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, संगन कल्लू। ये कहाँ है? कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है। कर्नाटक में है और मैसूर के पास ही बेल्लारी जनपद है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर ए प्रोफेसर राजकृष्ण थे वर्ष 1981 में अमेरिका इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रोफेसर राजकृष्ण जी ने किया था। कहाँ पे? अमेरिका इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि 3.5 के आसपास बनी हुई है। स्पष्ट है प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से ही संबंधित है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ था? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मई 2007 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 20 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण विश्व में तीसरी विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। तीसरा था ये। और 2020 का जो थीम है इसमें प्रयोग किया गया था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। उल्लेखित कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून 2015 को प्रत्येक 5 वर्ष पर इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। तो 3 जून 2005 को 15 को घोषणा किया गया था। 3 जून 2015 को घोषणा किया गया था। प्रत्येक 5 साल पे मनाया जाएगा। और कब मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। पृथ्वी 2 मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही हैं। 16 अक्टूबर 2020 को पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण रात्रिकालीन किया गया था। सही है, 16 अक्टूबर को ही किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण रातकालीन या सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। इसकी क्षमता कितनी है? 350 किलोमीटर। तो ये था आज का वीडियो। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद, जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।